शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? तो क्या है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का आशय 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा प्रदान करना था। क्या था सार्वभौमिकरण में कि जितने भी हमारे यहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उन प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा प्रदान करना ही सार्वभौमिकरण का आशय था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? भाई बाल श्रम परियोजना क्या है? तो क्या है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत बाल श्रम पीड़ितों की पहचान, बाल श्रम पीड़ितों की पहचान करना है और उन्हें जोखिम भरे रोजगार से हटा दिया जाता है। उन्हें जोखिम भरे रोजगार से क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है और उनको पुनर्वासित किया जाता है। पुनर्वासित का मतलब ये होता है कि उनके ज़िंदगी में जो उन्हें ज़रूरत है, उनकी ज़िंदगी को सँवारने की, जैसे पढ़ाई, एजुकेशन के साथ-साथ जिस चीज़ के लिए वो वहाँ पर जा रहे हैं काम करने की, उन उसकी पूर्ति की जाए। तो ये राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कुछ कार्य थे, जिसमें बच्चों को हानिकारक कंपनियां में जहाँ पर काम करते थे, वहाँ से हटाकर उनके जीवन को पुनर्वासित किया जाए। जनशाला कार्यक्रम क्या है? भाई जनशाला कार्यक्रम क्या था कि भारत सरकार के संयुक्त राष्ट्र यूएन के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम है। ये क्या है? जनशाला कार्यक्रम क्या है? ये प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम है जो कि यूएन के संयुक्त राष्ट्र के प्रयास से शुरू किया गया था। अभी हमारे पास क्या आता है? न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है? भाई न्यूनतम का मतलब ही होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। तो न्यूनतम अधिगम क्या हमें बताता है भाई कि न्यूनतम अधिगम जो होता है वो कहता है कि न्यूनतम अधिगम स्तर मूलतः एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। मतलब क्या था कि एक ऐसा बालक जो जिस एज में है, जो जिस एज ग्रुप में है, जो जिस क्लास में है, कम से कम उसको जितना सीखना चाहिए उतना वो सीख सके, वही हमारा न्यूनतम अधिगम स्तर था। उसको उतना सिखाने का प्रयास किया जाए। क्या था बच्चा? वो न्यूनतम अधिगम स्तर था। तो क्या था न्यूनतम अधिगम स्तर? जिस बच्चे की जितनी कैपेसिटी है और जितना सीखना है उतना वो बच्चा कम से कम सीख सके। तो हमारा छठा क्वेश्चन क्या है भाई? प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या भाई था? अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अपव्यय क्या होती है। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालक को विद्यालय से हटना, बालक को विद्यालय से क्या होना? हटना। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा बच्चा है जो अपनी प्राथमिक शिक्षा को कर रहा है, प्राथमिक शिक्षा में है, लेकिन उस शिक्षा को पूर्ण किए बिना ही बालक विद्यालय से हट जाए, बालक विद्यालय में जाए ही ना, उसे ही कहते हैं अपव्यय। और अवरोधन क्या है? किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोक लेना अपव्यय नहीं, अवरोधन कहलाती है। अवरोधन का शब्दार्थ ये होता है कि कोई ऐसा बालक जिसको या तो वो अपने क्लास को पास करके आगे नहीं बढ़ सका या किसी अन्य अड़चनों के द्वारा उसी ही कक्षा में उसे रोक कर रख लेना ही अवरोधन कहलाती है। तो अपव्यय का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा बच्चा जो स्कूल में जो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही स्कूल को छोड़ दे, उसे अपव्यय कहते हैं। जबकि अवरोधन उसे कहते हैं जिसमें किसी बच्चे को किसी एक ही क्लास में 1 साल से अधिक समय के लिए रोक के रख लेना ही अवरोधन कहलाती है। भाई प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या है? प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या है? तो क्या था? प्राच्य शिक्षा समर्थक परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहन देना चाहते थे। क्या करते थे? जो प्राच्य के शिक्षा समर्थक थे, यानी प्राच्य का मतलब ही होता है एक तरीके से देखा जाए तो प्राचीन। तो जो इसके समर्थक थे उनको ये कहना था कि भारतीय भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन दिया जाए।
वो प्राच्य वाले थे। जबकि पाश्चात्य वाले क्या थे भाई? पाश्चात्य वाले ये थे कि वो आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे। किसकी शिक्षा के समर्थक थे? आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे। आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों का प्रोत्साहन दिया जाए। उनका ये कहना था कि जो अभी करंट टाइम में चल रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, उसके बारे में अध्ययन के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। तो प्राच्य कहता था कि प्राचीन के बारे में, और जबकि पाश्चात्य कहता था आधुनिक के बारे में। तो ध्यान में रखना, प्राच्य क्या कहता था? प्राचीन। जबकि पाश्चात्य क्या कहता था? नवीन। तो उसके आगे चलते हैं हम लोग। बेटा क्या है बीईपी? क्या है बीईपी? क्या है? तो बीईपी क्या है? बीईपी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है भाई? बिहेवियर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम। क्या था भाई? व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम, जो छात्र समस्याग्रस्त व्यवहार को सुधारने हेतु तैयार किया गया था। भाई बीईपी का कार्य क्या था? कोई ऐसा बालक जो जिसके पास एक ऐसा व्यवहार है जो वो समस्या बन चुकी है, यानी खराब व्यवहार है, वो किसी के प्रति अनुकूल नहीं है, उसी को सुधारने के लिए बीईपी लाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम। तो शिक्षा कार्यक्रम का कार्य क्या था? व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम का यही उद्देश्य था कि जो बालक व्यवहार में गलत तरीके से ढल चुका है, उसको सुधारने का प्रयास किया जाए। उड़ के घोषणा पत्र पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा? भाई उड़ जो थे, वो वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला बंदा कहा जा सकता है। क्या है कि उड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखना कि उड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके द्वारा उच्च शिक्षा, कौन सी शिक्षा? उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में दिए जाने पर बल दिया गया। साथ ही देसी भाषा के विकास का भी महत्व प्रदान किया गया। भाई क्या है कि जो उड है, जो इसका घोषणा पत्र है, पहली बात तो इसका घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसके द्वारा ये कहा गया कि जो उच्च शिक्षा है, मतलब जो हायर एजुकेशन है, उसको अंग्रेजी में दिए जाने पर बल दिया गया। किस में दिए जाने पर बल दिया गया? अंग्रेजी में दिए जाने पर। और साथ ही साथ उसने देसी भाषा का भी विकास के लिए महत्व प्रदान किया। उसने कहा देसी भी पढ़ाओ और अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाओ। ठीक। क्या है? ब्रिज कोर्स। क्या भाई? ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स से क्या आशय है? ब्रिज कोर्स क्या होता है? एक ऐसा कार्यक्रम जो छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाने में मदद करने वाला कार्यक्रम है। भाई ब्रिज कोर्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ये कार्यक्रम होता है, जैसे कोई बालक एक में पढ़ रहा है, कोई बालक एक में पढ़ रहा है, तो वो ब्रिज कोर्स के माध्यम से वो क्या कर सकता है, जो उसकी एजुकेशन पॉलिसी है अच्छे से अच्छे दर्शा करके वो अपने ब्रिज कोर्स के जरिए वो एक क्लास से दूसरे क्लास में पहुंचने में मदद करने वाला ये कार्यक्रम था, ब्रिज कोर्स जो था। भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय था? जो भाई 2009 में अधिकार अधिनियम आया, वो क्या थे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से जो हमारा आशय था, वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो था, वो क्या था कि हमारे देश में जितने भी बालक 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके लिए मुफ्त तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है। तो अगर हमारे पेपर में आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस चीज़ पे बेस्ड था, तो 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए। धन्यवाद। आज हम लोग क्लास में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, और आपका पेपर जो है वो मार्च के तीसरे सप्ताह में होगा। तो ध्यान से पढ़िए और भ्रम में मत रहिए। तीसरे सप्ताह के मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 17 मार्च होली के बाद से लगभग लगभग आपका परीक्षा डेट जो है प्रस्तावित होगा।
ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।